नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी निवेश में, जहां हम आपके कम्युनिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कम्युनिटी मार्केट से जुड़े हुए। आप हमें अपने सवाल भेजें 9136934008 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन शो की शुरुआत करेंगे हम आज सबसे पहले शुगर सेक्टर की खबर से, और उस खबर पर एक एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मेघना जुड़ गई हैं। मेघना, बताएं क्या डिटेल हैं? जी बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई है आज टॉप सेक्रेटरीज़ की, जिसमें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी और फूड सेक्रेटरी मौजूद हैं। ये मीटिंग बेसिकली बुलाई गई है जो भी शुगर सेक्टर के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनका पूरा रिव्यू लेने के लिए। ये जानते हैं हम कि जो शुगर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है इस साल का, वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है। ऑलमोस्ट इस सीज़न का अलोन हम देखें तो 355 लाख टन प्रोडक्शन रहा है, जो कि सारे स्टेट्स महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, हरियाणा और गुजरात में हुआ है। तो इसी के चलते जो भी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है उनका जो क्रशिंग सीज़न है वो एक्सटेंड करना पड़ा है। अक्टूबर से ये क्रशिंग सीज़न चल रहा है जो कि मई तक चलेगा। इसी की वजह से जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने ग्रांट्स भी अनाउंस करे हैं इन कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के लिए। इसी के चलते आज ये अहम बैठक बुलाई गई है। सूत्रों का मानना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी को एक इम्पॉर्टेंट निर्देश दे सकती हैं कि बैंक्स के द्वारा जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है इन कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की वो इमीडिएटली बढ़ाई जाए, ताकि वो अपना जो एक्सटेंडेड क्रशिंग सीज़न है वो स्मूथली पूरा कर पाएँ और उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ ना हो। इसी के चलते ये आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है, ताकि जो फाइनेंशियल क्रंच है इन कोऑपरेटिव शुगर मिल्स का वो ना हो। जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है उसका पूरा क्रशिंग सीज़न स्मूथली हो जाए। तो पूरे इसी क्रेडिट अवेलेबिलिटी पर पूरा रिव्यू आज लिया जाएगा, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये मीटिंग अभी भी चालू है नॉर्थ ब्लॉक में जहाँ से हम बात कर रहे हैं, तो इसका क्या आउटकम फाइनल रहता है वो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया मेघना। आगे भी आपसे डिटेल लेंगे कि वहाँ से क्या कुछ निकल कर आ पाता है, और अगर आपकी बात होती है वहाँ पे किसी सेक्रेटरी वगैरह से, डेफिनेटली वो पूरी डिटेल आप निकाल कर लाएंगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी साहब हैं, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, एस्टा के। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, शुगर सेक्टर काफ़ी बजिंग सेक्टर हो गया है, अब एनर्जी सेक्टर बनता जा रहा है। क्या लग रहा है इस सेक्टर पर सरकार का फोकस क्यों है, और किस तरह के अनाउंसमेंट की आप उम्मीद कर रहे हैं? ये ऐसा है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है या जो लिस्टेड कंपनियां है शुगर फैक्ट्रीज की, उनको जो है लोन्स जो रहती है कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स प्रोमोटर्स के रहते हैं उसके पर भी लोन मिल जाती है, उनकी बैलेंस शीट के ऊपर भी लोन मिल जाती है, उनको फॉरेन से लो इंटरेस्ट रेट की लोन मिल जाती है। पर कोऑपरेटिव सेक्टर में फार्मर्स जो रहते हैं वो शेयर होल्डर रहते हैं, तो उनको जैसे अभी हम देखेंगे कि इथेनॉल की इतनी अच्छी, जैसे आपने कहा, एनर्जी इंडस्ट्री होती जा रही है, तो उनके लिए इथेनॉल के लिए जो पैसे चाहिए प्लांटेशन, ये जो नया प्लांट डालने के, तो वो काफी दिक्कतें आ रही है। तो काफी समय से वो बोल रहे हैं कि इस चीज के लिए कुछ किया जाए। तो जैसे कि अभी न्यू मिनिस्ट्री भी की गई, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी है वही कोऑपरेशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं, तो उनके पास काफी हमारे कोऑपरेटिव मिलों ने जाके बताया है कि हमें फंड अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम ये शुगर के साथ इथेनॉल का जो है एक्सपांशन वो हम नहीं कर पाएंगे। और वो जो उनको दिक्कतें आ रही है, बैंक्स उनको नहीं दे रही है, या जो उनको शुगर के ऊपर भी लोन रहती है तो शुगर हाइपोथिकेटेड रहती है, तो दिक्कत ये हो रही है कि आफ्टर ऑल इट इज कैपेसिटी विच वी आर वेस्टिंग हैविंग ए प्रॉपर्टी एंड असेट्स ऑफ इंडिया। तो उसको जहां से जितना भी एक्सप्लोज कर सके उसके लिए रिक्वेस्ट की गई थी। तो आखिर में वो जो है नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी गई हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए काफी अच्छे कुछ निर्देश बैंक को दिए जाए ताकि उनको लोन मिले, और अगर पीपीपी जैसे मॉडल ऑफ प्राइवेट पब्लिक या ऐसा कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर को कोई लॉस में राहत मिले, नए कुछ कानून बने जावे कि जिससे प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनियों को लोन जल्दी मिलती है, इस कुछ अगर पॉसिबिलिटी है लीगल में जाके,
तो वो भी जांच करनी चाहिए और इसको देना चाहिए, ताकि जो रिसोर्सेस हम ब्राजील देश के मुताबिक कर सकते हैं कि आप 50% शुगर बनाओ, 50% इथेनॉल बनाओ, या परसेंटेज की एक 10-15% प्लस माइनस कर सकते हो, वो सब हो जावे तो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जैसे इंडिया आगे निकल सकती है ये एनर्जी और शुगर के लिए। तो जो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है वो काफी एप्रिशिएबल है, और अगर कुछ रास्ता निकलता है तो काफी अच्छा होगा। डेफिनेटली पिछले अगर 1-2 साल पहले की बात करें तो एक ग्लट की समस्या से पूरा सेक्टर जूझ रहा था, और अब देखिए अब इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ ही, क्योंकि एक कैश फ्लो में भी लगातार सुधार हो रहा है शुगर मिलों के, और पूरी इंटरनेशनल मार्केट में भी स्थिति बेहतर हो रही है। चलिए सर, अब प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वापस से तेजी दिख रही है। अब एक महीने के ऊंचाई के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में भाव है, क्योंकि जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं, फर्टिलाइजर के दाम हो या फिर एनर्जी कॉस्ट हो या फिर लॉजिस्टिक के कॉस्ट हो, क्या लग रहा है कि दाम अब यहाँ से आगे और तेज होंगे क्या? नहीं, दाम आगे कोई तेज होने की उम्मीद कम दिख रही है। गवर्नमेंट ने काफी तरह से क्लियर निर्देश दिए हुए कि 100 लाख टन के ऊपर हम सोचेंगे कि ये आपको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जावे या नहीं। तो ऐसे लोगों को ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, पर सबको एक अंदाज हो गया है कि 100 लाख टन के ऊपर शायद गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैंड कर देगी या फिर एक्सपोर्ट करने नहीं देगी। तो डोमेस्टिक जो हो चुका है विटलानी जी। हाँ, तो ये जो हमारे डोमेस्टिक है वो तो प्राइस बढ़ेंगे नहीं। जहां तक इंटरनेशनल मार्केट है वो करेंसी पे और क्रूड पे डिपेंडेंट रहती है। जैसे ही करेंसी डिप्रिशिएट होती है डाउन होता है, या करेंसी एप्रिशिएट होती है तो बढ़ जाती है। अभी कल जो मार्केट बढ़ी थी वो डॉलर के सामने रियल ब्राजील की करेंसी एप्रिशिएट हो गई थी, तो उस हिसाब से ये मार्केट मूव हो रही है। और इट्स ऑल टोटली डिपेंड ऑन द करेंसी एज वेल एज योर क्रूड प्राइसेस। तो ये हिसाब से देखते हुए अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद 42 और 58 का रेशियो रहेगा शुगर एंड इथेनॉल का ब्राजील की सीजन के लिए। हमारे यहाँ भी सीजन कंप्लीट होने आई है। अगले समझो यहाँ से 15 दिन में सीजन कहीं पे भी कोई शुगर फैक्ट्री चालू नहीं होगी। कि सर विटलानी जी, अब छोटे छोटे कुछ और 2-3 सवाल है मेरे पास। अब तक कितना एक्सपोर्ट हो पाया है इंडिया से? अब तक जो एक्सपोर्ट का जो हुआ है ये 70 लाख टन का हुआ था, आप समझिए अप्रैल एंड तक। टारगेट है, आप लोग इंडस्ट्री, आप भी एक एसोसिएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना टारगेट है सर? सर ये 100 लाख टन हो जाएगा। 100 लाख टन। क्या सरकार की कोई मंशा है या कुछ ऐसे संकेत मिल रहा है कि बैन लगा दिया जाए इस पे, शुगर एक्सपोर्ट पर भी? देखिए, ये हम ये नंबर्स पे इस तरह से नहीं देखते, हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि हमारे पास 60 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक हमें रखना ही पड़ेगा। ये हमें क्लोजिंग जो हमारा ईयर है वो अक्टूबर से सितंबर है, तो 1 अक्टूबर को हिंदुस्तान में 60 लाख टन चीनी हमें चाहिए। ये हमारी एसोसिएशन का कहना है। जिससे क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा भी सीजन आगे पीछे हो जाए, जो जनरली नवंबर की 1 तारीख को चालू हो जाती है सीजन, तो दूसरी चीनी आ जाती है, पर वो समझो थोड़ी लेट भी हो जाए तो चिंता नहीं है। तो ये 60 लाख टन जो है वो कम से कम 2.5 से 3 महीने के लिए अच्छे है कि इतना अपने को दिसंबर एंड तक भी चल सकता है, तो दैट इज इनफ। तो उसको रखते हुए, क्योंकि अभी तक सीजन चालू है, बंद नहीं हुई है, वो फिगर देखते हुए गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। और हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि 60 लाख टन रहे, उससे ज्यादा न रहे, वो आप देखिए, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है उनको। ओके ओके सर, एस्ट्रा के आप लोगों का जो कॉन्फ्रेंस है वो भी अब 3 दिन का जो शुरू होने वाला है, क्या एजेंडा है, किस बातों पर ज़्यादा फोकस होगा? क्या एथनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री को नए आयाम पर ले जाने को लेकर क्या तैयारी है, और किस तरह के पूरे प्रोग्राम की क्या डिटेल्स है? बहुत ही ब्रीफ में बताइए सर। हाँ जी, ये प्रोग्राम जो है ये हमारे करीबन 5 इंटरनेशनल जो काफी प्रसिद्ध स्पीकर्स है वो यूएस, सिंगापुर, यूरोप से आ रहे हैं, और इंडियन भी हमारे हैं। तो ये ऐसे टाइम पे डिसीजन होते हैं कि जब इंडिया की सीजन पूरी हो और ब्राजील की चालू हुई हो, तो आगे प्राइसिंग क्या रहेगी, आउटलुक क्या रहेगा। फिर हम इस बार इथेनॉल जो है
फिर एफएमसीजी है, डोमेस्टिक ट्रेड है, एक्सपोर्ट ट्रेड है, ये सब बेस पे अच्छे एक्सपर्ट लोग अपनी अपनी राय देंगे। और हमें काफी आनंद है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट साध्वी जी जो है वो हमारे चीफ गेस्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेक्रेटरी सुहांशु पांडे जी, जॉइंट सेक्रेटरी शुगर, वो भी आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा होगा कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, फार्मर्स, ये सबका एक साथ ये हो रहा है। और इसमें हमें इतना अच्छा ये मिला है कि हिंदुस्तान की नंबर 1 कॉन्क्लेव होने जा रही है, क्योंकि 500 डेलीगेट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अभी हमारे पास वेन्यू में जगह नहीं बची है, तो कल हमने रजिस्ट्रेशन भी क्लोज किया हुआ है। ओके, शुक्रिया विटलानी साहब, ऑल द बेस्ट। आपके नए पूरे जो प्रोग्राम्स है उसको सक्सेसफुल हो, हम उम्मीद ऐसा करते हैं। और जितने भी डेलीगेट्स आएंगे वहाँ से क्या कुछ निकल के आता है इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका, मेहरबानी, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वायदा बाजार की। और हमारे 3 मेहमान राजीव कपूर जी ट्रस्ट लाइन से, बिटपन मजूमदार, bmazumdar.com के, और IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता बने हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है सर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, जो 50,000 के नीचे हम शुरुआती कारोबार में देख रहे थे, अब वहां से वापस से 50,000 के ऊपर आ गया है। अनुज जी, क्या खरीदारी करना चाहिए शाम के लिए? जो बचे हुए 6-7 घंटे हैं, खरीद लें अब? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, देखिए जो हम लास्ट वीक टारगेट कर रहे थे करीबन $1780 के आसपास का, वो मार्केट ने ऑलमोस्ट 1786 का लो मार के वहाँ से रिकवर हुआ है। तो और जिस तरीके से क्रूड के प्राइस बढ़े हैं और जिस तरीके से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, और अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट पर गोल्ड का प्राइस अब ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। मार्केट का चांस है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है करीबन 50,000 के आसपास। स्टॉप लॉस 49,750 का रहेगा, टारगेट 50,500 तक हो सकता है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ करीबन भाव 1815-1816 के डॉलर के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही 1830 से लेकर $1835 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट दिखी है, यहाँ पर गोल्ड के अंदर सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में एक लोअर लेवल बाइंग हमने गोल्ड में एक्यूमुलेट होती हुई देखी है। और जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं, अगेन एक इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया है। तीसरी बड़ी बात, जो फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है वो अब ऑलरेडी डिस्काउंटेड होती हुई दिख रही है, तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट हमें लगता है कि मार्केट में देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है, जो कि फेड के लिए अभी भी बना हुआ है, वो मार्केट में इंटैक्ट है। और हमें लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के अंदर आने वाले दिनों में आपको ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर ही हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, हमें लगता है सिल्वर के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड करीबन 61,000 के आसपास ले सकते हैं। 60,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,900 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $20 को मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है और वहाँ से अच्छी रिकवरी हमने देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि $20 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट रहेगा और हम सिल्वर के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से आते हुए देखेंगे। शुक्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अब दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं। मनीषा है पलवल से, इनका सवाल है कॉपर का इंट्राडे का टारगेट जानना चाह रही है। बिटूपन, क्या टारगेट है आपका इंट्राडे के लिए? कॉपर में मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी मोमेंटम पॉजिटिव होने के बाद थोड़ा नीचे स्लाइड बन सकता है, तो कॉपर में थोड़ा सा पुल बैक में बेचना बेटर रहेगा। 765 के आसपास का जो रेंज है वहां पे बेच के 770 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार 758 755 का लेवल बन सकता है, तो ऊपर लेवल पे सेल करके 758 या 755 का टारगेट लेके आप इंट्राडे में होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है करुणेश है हरिद्वार से, इनका सवाल है कि क्या एल्युमिनियम मौजूदा भाव से नीचे आएगा क्या, और कितना नीचे आ सकता है? राजीव जी। मृत्युंजय जी, देखिए विश्वमोहन जी, एल्युमिनियम जो है ऑलरेडी काफी नीचे आकर अब रिकवरी दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इस रिकवरी में बाजार 250 के स्तर तक ऊपर में जा सकता है। तो अभी मेरी राय में मुझे थोड़ा नीचे नहीं लगता है। हमारी रिसर्च के हिसाब से हमें लगता है कि 242 के स्तर पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 240 फॉर द टारगेट ऑफ 246। ओके, चलिए मुकुंद है दिल्ली से, क्रूड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, क्रूड पर क्या आपका व्यू है आज? देखिए एमसीएक्स की अगर बात करें तो क्रूड के भाव 10 वीक के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और नाइमेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर करीबन 4 हफ्ते के हाई पे क्रूड ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो सेंटिमेंटल है वो भी थोड़ा पॉजिटिव ही है। लास्ट वीक जो रिकवरी देखने को मिली है उससे हमें लगता है कि क्रूड के अंदर आगे भी एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं करीबन 8,700 में।
स्टॉप लॉस 8,500 का लगा है, टारगेट 8,950 से लेकर 9,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में $115 तक के लेवल है देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज क्रूड की इन्वेंट्री यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट से रिलीज होनी है, जहां पर हम देखेंगे कि अगर क्रूड की इन्वेंट्री नीचे आती है, कम होकर आती है, तो हम एक अच्छी रैली क्रूड के प्राइसेस में आते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं जो चाइना है वो आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि ओपन हो सकता है, तो चाइना की जो डिमांड है क्रूड के लिए वो यहाँ पर निकल कर आ सकती है और एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम हम क्रूड में आता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, अगले दर्शक योगेश हैं जयपुर से, इनके पास 642 रुपए पे नेचुरल गैस है, क्या करे बिटकॉइन ये? नेचुरल गैस में तो ओवरऑल अभी पॉजिटिव ही है और नेचुरल गैस पे कितने में पाएंगे? 642, राइट? हाँ, 642। तो अभी मोमेंटम मेरे हिसाब से अभी पॉजिटिव जा रहा है। मुझे लग रहा है कि 652 653 पे प्रॉफिट टेकिंग लेना चाहिए, एटलीस्ट पार्शियली तो करना चाहिए। और आज का लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 634। तो मेरे हिसाब से अभी जो मोमेंटम आ रहा है मार्केट में 52 53 के आसपास आने से पार्शियली तो बुक कर ले और स्टॉप लॉस लगाए बाकी पोजीशन के लिए 634 के नीचे। ओके, अब अगला सवाल योगेश जी का था गोल्ड पर। मेगा लॉट इन्होंने 2 लॉट खरीद रखा है 50,320 रुपए पर, 50,302 पे। राजीव भी क्या करे, गोल्ड में ये तेजी दिख रही है क्या यहाँ से? और आपको विश्वमोहन जी, एक्चुअली तो गोल्ड ने एक बॉटम तो बना दिया है इंटरनेशनल मार्केट में और लगता है कि बॉटम सस्टेन भी करना चाहिए जब तक बाजार 1780 को ब्रेक नहीं करता नीचे में। और इंडियन मार्केट में बात करूं तो एक छोटा सा रेंज बनाया है पिछले 3 दिन में, उस रेंज के अंदर ही व्यापार हो रहा है गोल्ड में, जो कि नीचे का स्तर 49,800 है और ऊपर का स्तर अराउंड 50,400 से 50,500 है। तो एडवाइजेबल ये होगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 49,800 के नीचे सबसे पहले तो, और बाजार अगर एक बार 50,500 के आसपास दिखे तो एक प्रॉफिट जरूर लॉक कर ले। अगर बाजार इस दायरे को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मतलब 50,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर से बाय पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हैं और वहां पर फिर ये स्टॉप लॉस अपना 50,300 भी मेंटेन कर सकते हैं फॉर 50,800 एंड 50,900 के आसपास के लिए। तो अभी कुल मिला के इनको स्ट्रैटेजी अपनानी है कि 49,800 का एक स्टॉप लॉस रखें, 50,500 के पास अपना प्रॉफिट जोड़ लेंगे। ओके, यानी 49,800 का पहला काम यही करे, स्टॉप लॉस लगा ले, फिर प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं आप। चांदी भी है इनके पास 61,322 रुपए में, क्या करना चाहिए बिटकॉइन? चार्ट पे कैसे लग रही चांदी? आसपास ही है इनके खरीदारी के, क्या करें, होल्ड करें अभी? देखिए, चांदी में तो 58,000 का बॉटम बनाया, अभी मार्केट में पुल बैक मोड में है और अभी फिलहाल अगर उनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो तेजी बन सकती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा बड़ा तेजी रहेगा, आज थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट। लेकिन अगर सिल्वर ये 61,500 के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड सस्टेन करता है, आज नहीं गोइंग फॉरवर्ड, तो 61,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का शेप बन के वो ब्रेकआउट रहेगा, तभी फर्दर मार्केट में तेजी रहेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपका होल्डिंग है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस बनेगा 60,200 का, जो एक इंटरिम सपोर्ट है। अगर आपको होल्डिंग करना है तो ये 60,200 के नीचे स्टॉप लॉस आके होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा 61,500 का ब्रेकआउट में आपको तेजी मिलेगा। आज के दिन में थोड़ा सा मार्केट रेंजिंग बाउंड या थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट आपको दिख सकता है। ओके, क्रिश हैं दिल्ली से अगले कॉलर, कॉपर पर राय जाना चाह रहे हैं। अनुज जी क्या सलाह देंगे क्रिश को? देखिए, बेस मेटल में हमने पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी है और कंटिन्यूसली कॉपर के प्राइस 755 760 के आसपास कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा बाय कॉल रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर करीबन 760 761 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 756 का रहेगा, टारगेट 770 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो बेस मेटल में आ सकता है। डिमांड कंसर्न जो है लोअर लेवल पर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और हमें लगता है कि एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग टाइप कॉपर में देखने को मिल सकती है। तो हमारा यहाँ पर बाय कॉल रहेगा। ओके, अनुज जी एक और सवाल अनूप सिंह का है राजस्थान से। सरसों का जुलाई तक आउटलुक जानना चाह रहे हैं, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं क्या मस्टर्ड? देखिए, मस्टर्ड में अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि इस बार अगर देखें तो मस्टर्ड की जो क्रॉप थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी और भारत के अंदर अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही थी और उसकी वजह से हमने देखा है कि सभी एडिबल ऑयल्स में भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी सरसों में फिलहाल नरमी का ही रुख रहेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो यहाँ पर अच्छी खासी है और जो सप्लाईज हैं वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस बनी हुई हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि सरसों के भाव आने वाले दिनों में 6,000 के नीचे भी आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो सेंटीमेंट है सरसों के अंदर और एडिबल ऑयल पे, थोड़ा सा यहाँ पर हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। ओके, मुकुंद है दिल्ली से, क्रूड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। राजीव जी आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं ये।
विश्वमोहन जी देखिए, क्रूड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि 9000 के आसपास एक थोड़ा रेसिस्टेंस जोन है, और इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो अराउंड $114-115 नाइमेक्स के लिए थोड़ा सा रेसिस्टेंस काइंड ऑफ फेज है। हालांकि इंट्राडे मैं अगर बिल्कुल इंट्राडे की बात करूं अगले 1-2 घंटे की, तो एक छोटा सा एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट अगर होगा तो वो अराउंड 8880 के ऊपर होगा। तो अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो वहां से करीबन 80-90 रुपए की एक रैली मिल सकती है। और अगर मैं थोड़ा सा पोजिशनल बेस की बात करूं तो 8720 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है विश्वमोहन जी, तो मुझे लगता है बाजार वहां से 8600 8500 तक नीचे में फिसल सकता है। अभी तक 8750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो अगर 8725 ब्रेक हुआ तो उस परिस्थिति में फिर वहां से करीबन 125-150 रुपए की एक गिरावट दिखा सकता है क्रूड में। अगले दर्शक दिग्विजय सोनी हैं। अनुज जी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या चांदी 58,500 तक नीचे फिसलेगी क्या? देखिए, अभी हमने देखा है कि BCR को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है। अगर $20 का जो एक सपोर्ट है कॉमेक्स के अंदर, अगर वो ब्रेक होता है तो हम एक अच्छी गिरावट आते हुए देखेंगे, मगर जब तक $20 को मार्केट सपोर्ट कर रहा है तब तक ऐसा कोई साइन नहीं लग रहा है जहाँ पर कि हम एक गिरावट देखें। हालांकि ऑलरेडी यहाँ पे भाव काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। हालांकि 58,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है MCX में वो इंटैक्ट है। तो जब तक $20 इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक नहीं करता तब तक हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सेल ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। तब तक मुझे लगता है कि आप $20 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की साइड बने। जैसे ही मार्केट $20 को ब्रेक करे तो वहां पर आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। अगले दर्शक गुगले हैं महाराष्ट्र से। एनजी इन्होंने 643 रुपए 40 पैसे पे 643 पे बाई कर रखा है, क्या सलाह देंगे बिटवन इनको? 652 में जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले किसी का पॉइंट है, तो 652 के आसपास तो प्रॉफिट ले ले, क्योंकि जिस तरह से नेचुरल गैस का अभी अपसाइड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग रैली जैसा नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली मॉडरेट अपसाइड जैसा रह रहा है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लिया है तो 652 के आसपास तो प्रॉफिट टेकिंग लेना चाहिए। और अगर उनके पास ज्यादा लॉस है तो पार्शियल बुक कर ले। 652 का पहला टारगेट, नेक्स्ट का टारगेट होगा 660 के आसपास, लेकिन 634 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ के, मतलब 634 का स्टॉप लॉस। तो 634 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, फिर आप वेट करें ऊपर के लिए। अगले दर्शक है राजेंद्र जैन है उज्जैन से। कॉटन केक है इनके पास 2,930 के भाव पर। अनुज जी क्या सलाह देंगे कॉटन केक में? देखिए, कॉटन केक में आज भी हम एक गिरावट आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। तो अगर छोटा सा भी बाउंस बैक मिलता है 2850 या 2860 के आसपास तक, तो हमारी सलाह है कि निकल जाए, क्योंकि 2900 का जो दायरा था, जो एक सपोर्ट लेवल था, वो मार्केट ने ब्रीच किया है और उसके नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम उसने कोशिश की थी ऊपर जाने की, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से अगेन हम गिरावट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर हम 2750 से लेकर 2700 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। तो हमारी सलाह है कि अगर छोटा सा बाउंस बैक मिलता है तो वहाँ पर आप पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। ओके, संजय अग्रवाल है, उनका सवाल है राजीव जी की 2615 2615 तक कॉटन केक आएगा क्या नीचे? देखिए विश्वमोहन जी, 2740-50 पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे बाजार सस्टेन करता है तो 2600 आ सकता है। ओके, चलिए अगले दर्शक लोकेश हैं। 4 लॉट है इनके पास, नेचुरल गैस का होगा, लिखा नहीं है लेकिन भाव से पता चला है 634 पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। क्या करना चाहिए अनुज जी इनको? 634 पे शॉर्ट है, बिटुपन तो बोल रहे हैं कि 652 तक जा सकता है भाव। देखिए, 650 652 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो हमारी सलाह है कि आप 652 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि अगर मार्केट 652 को ब्रेक करेगा तो वहाँ से एक अच्छी रैली आती हुई देखेंगे। तो 652 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वहाँ पे पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं, और अगर नहीं ब्रेक होता है तो नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे 635 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो जहाँ पर आपको एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। अनुज जी आपका, बिटुपन आपका, राजीव जी आपका, आप लोगों ने समय निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार। PSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ET नाउ स्वदेश, सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ET नाउ स्वदेश पर।